दर्शकों, एक बच्चे का हक होता है प्यार, सुरक्षा और अपना घर। और जब कोई परिवार किसी बच्चे को अपनाता है तो सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि कई दिल बदल जाते हैं। जी हाँ दर्शकों, और इसी सपने को साकार कर रहा है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा, जो भारत में बच्चों को गोद लेने के कानूनी प्रक्रिया यानी लीगल अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है उसको सुरक्षित और पारदर्शी बनाता है। जी हाँ, किसी भी बच्चे को गोद लेना उसे एक नया जीवन देने का संकल्प है। और इसी विषय पर आज जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भावना सक्सेना जी, MS एंड CEO कारा, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। स्वागत है आपका मैम। स्वागत है मैम। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा क्या है, इसका गठन कब किया गया और क्यों किया गया था? कारा, जैसा कि आपने अभी मेंशन किया, ये सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के लिए स्टैंड करता है। कारा जो है वो कंट्री की एक नोडल अथॉरिटी है जो कंट्री में जितने भी एडॉप्शंस होते हैं, चाहे कंट्री के अंदर हों, डोमेस्टिक एडॉप्शंस हों या इंटरनेशनल एडॉप्शंस हों, उनको रेगुलेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। ये एक ऑटोनमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अधीन है और सेक्शन 68 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको 1990 में बनाया गया था। इसके बाद ये एक ऑटोनमस बॉडी बनी 1999 में। और जब इंडिया ने हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल एडॉप्शंस जो 1993 का एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसको जब इंडिया ने 2003 में रेटिफाई किया तो उसके बाद कारा को एक सेंट्रल अथॉरिटी इंटरनेशनल एडॉप्शंस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें तो कारा का मुख्य विजन और मिशन क्या है? देखिए, कारा जैसे मैंने आपको बताया एक कंट्री की नोडल अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी है इंटरनेशनल एडॉप्शंस के लिए। हमारा जो उद्देश्य है, मिशन है, वो ये है कि हर बच्चे को एक सुरक्षित परिवार मिले, उसको इंस्टीट्यूशनल केयर से नॉन फैमिली केयर की तरफ हम लोग लेके जाएं, यही हमारा विज़न है। तो देश में आप जैसे देखिए, एक कारा का मैंडेट है, उसके हिसाब से 5 तरह के बच्चों को कारा एडॉप्शन में लेके जाती है। जैसे ऑर्फन बच्चे हैं, सरेंडर्ड हैं, अबंडेंट बच्चे हैं। एक टेम्पल ऑफ हीलिंग का केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत अहम जजमेंट दिया था। उसके बाद 2 नई कैटेगरीज के बच्चों को भी एडॉप्शन पूल में लाया गया। ये हैं अनफिट गार्डियन और नो विजिटेशन कैटेगरी। तो 5 कैटेगरी के बच्चे जो इंडिया में हैं, उनको किस तरह से एक सेफ और सुरक्षित परिवार में न्यायिक रूप से, एथिकल और लीगल वे में किस तरह से उनका एडॉप्शन किया जाए, यही है कारा का मिशन। बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे कि अगर भारत में हम बात करें लीगल एडॉप्शन की, जो बच्चों को गोद लेते हैं, उसमें कारा किस तरह के अपनी भूमिका निभाता है? देखिए, कारा जो है, जितने भी एडॉप्शंस होते हैं कंट्री में लीगल वे में, वो कारा के थ्रू ही होते हैं। इस समय भारत में 2 तरह से एडॉप्शंस किए जाते हैं लीगली। एक तो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हामा, उसके थ्रू एडॉप्शंस होते हैं, जो कि एक अलग एक्ट है, पर्सनल लॉ है। जो दूसरा एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जिसके अंतर्गत कारा का निर्माण किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। सारे जो एडॉप्शंस हैं वो कारा के थ्रू होते हैं। तो ये एक सेकुलर एक्ट है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, किसी भी धर्म या जाति के लोग आकर इसमें एडॉप्शंस कर सकते हैं। तो कारा उस प्रक्रिया को प्रमोट करती है, रेगुलेट करती है, पूरे देश में मॉनिटर करती है। और कंट्री के बाहर जो बच्चे जाते हैं उनके भी एडॉप्शंस को कारा के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो जैसे कि आपने बताया कि कारा एडॉप्शन में मदद करती है और कारा के थ्रू ही सारी एडॉप्शंस होती हैं, तो ये जो प्रोसेस है सारा एडॉप्शन का, ये कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना सेफ है? देखिए, कारा के जो एडॉप्शंस हैं वो पूरी तरह से लीगल हैं। एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके अंतर्गत जो भी प्रोटोकॉल्स लगाई गई हैं उनके द्वारा ही कारा में के थ्रू एडॉप्शंस होते हैं। इसी तरह से हेग कन्वेंशन जो है, जो कि कंट्रीज़ के बीच में एडॉप्शंस को रेगुलेट करता है, उसमें भी एक प्रोटोकॉल्स हैं कि 2 देश में अगर बच्चों का आदान प्रदान हो रहा है एडॉप्शन के थ्रू, तो क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगी, उसके उन्हीं को फॉलो करते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को रिसेंटली अमेंड किया गया था और उसी के द्वारा ही ये एडॉप्शंस किए जाते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है, केयरिंग्स प्लेटफॉर्म, जो कि अब मिशन वात्सल्य, मिनिस्ट्री का एक मिशन वात्सल्य प्लेटफॉर्म है, उसके साथ मर्ज हो गया है। उस पर पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से एडॉप्शंस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं।
अगर स्टेट में आप देखें तो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीज़ हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट DCPOs हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं, ये सारे हमारे हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। इनके माध्यम से स्टेट्स में कारा जो है वो कोऑर्डिनेट करके एडॉप्शन की प्रक्रिया को पूरी करती है। और ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब उस पर वर्क करते हैं, इंक्लूडिंग द पैप्स जो अडॉप्ट करते हैं। तो सब लोग अपने रोल्स को इस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रक्रियाएं पूरी करते हैं। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, जिन्हें हम पैप्स कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स, अगर हम पैप्स की बात करें तो अपना रजिस्ट्रेशन से लेके बच्चों को देखना, उनका रेफरल रिसीव करना, उनको एक्सेप्ट करना, उनका पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप करना, बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट्स देखना, होम स्टडी रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विजिबल हैं। तो पूरी तरह से बच्चों का रेफरल या एक्सेप्टेंस वगैरह आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्लियरली देख सकते हैं, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है। ओके, ग्रेट। सवाल ये भी है कि एक प्रोसेस की बात हो रही है, तो हम देश और विदेश में बच्चों की गोद लेने की अगर प्रोसेस की बात करें तो दोनों में क्या अंतर है? डोमेस्टिक एडॉप्शंस जो होते हैं उसमें तो डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स के साथ हम वर्क करते हैं जी। अगर होम स्टडी रिपोर्ट जो होती है, पेरेंट्स की सूटेबिलिटी असेसमेंट करने के लिए एक होम स्टडी रिपोर्ट की जाती है। जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज़ हैं उसका एक सोशल वर्कर है, वो अगर किसी पेरेंट रजिस्टर अपना बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनके घर जाके उनको असेस करते हैं, मेंटली वो स्टेबल हैं कि नहीं, इमोशनली स्टेबल हैं या नहीं, उनकी इनकम क्या है, क्या वो एक ऐसा परिवार है जहाँ पे बच्चे को सुरक्षित तरह से उसका पालन पोषण किया जाएगा। तो होम स्टडी रिपोर्ट्स हैं, उस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं। और डोमेस्टिक एडॉप्शन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जो एडॉप्शन ऑर्डर्स इशू करते हैं, इन सब के लिए हम लोग डोमेस्टिक अपने जो स्टेट्स में स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ काम करते हैं। इंटरनेशनल एडॉप्शंस में यही काम जो हमारी इक्वलेंट बॉडी है, सेंट्रल अथॉरिटी जिसे कहते हैं एक कन्वेंशन के अंडर में, उनके थ्रू या उनकी ऑथराइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज़ हैं, उनके थ्रू हम काम करते हैं। अगर हम सूटेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स की सूटेबिलिटी हम यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते हैं इंडिया में बैठ के। तो ये जो ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसीज हैं ये हमारा वो काम करती हैं। ये जाके उन पेरेंट्स के घरों में देखती हैं कि वो लोग सूटेबल हैं कि नहीं, वो घर सुरक्षित है कि नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है उन लोगों का जो बाहर से आके हमारे बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम उनकी सेंट्रल अथॉरिटी के साथ वर्क करते हैं। बेसिकली स्टेक होल्डर्स का डिफरेंस है और जो प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से और UNCRC जो चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन है उसकी प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रही हैं कि नहीं, उनका हम लोग ध्यान रखते हैं। तो आपने सूटेबिलिटी की बात की, तो यहाँ पर आपसे ये जानना बनता है कि अगर कोई भी कपल या फिर कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए उन्हें किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें होना चाहिए? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही क्लियरली लेड डाउन है। तो उसमें जो प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो उनकी एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए और वो लोग फिज़िकली फिट होने चाहिए, कोई टर्मिनल डिजीज़ उनको नहीं होनी चाहिए, मतलब उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए बच्चे के देखभाल करने की, इमोशनली वो स्टेबल होने चाहिए। और इसके अलावा अगर मैरिड कपल है तो 2 साल की उनकी एक स्टेबल मैरिज होनी चाहिए, ऐसा ये भी एक इम्पॉर्टेंट उसका है। सिमिलरली जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया में। केवल एक उसमें कंडीशन है कि जो मेल हैं वो फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, सिंगल मेल फीमेल चिल्ड्रन को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, सिंगल फीमेल्स किसी भी जेंडर के बच्चों को अडॉप्ट कर सकती हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको अपने लिए रजिस्ट्रेशन के बाद अपलोड करने पड़ते हैं हमारे उस पर, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स, उनकी एक काउंसलिंग की जाती है सोशल वर्कर के द्वारा, काउंसलिंग रिपोर्ट्स, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह चेक किया जाता है। तो फिर एक सवाल ये कि हम कारा की बात कर रहे हैं, कारा के साथ एक स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी यानी हम सारा की बात करें तो ये किस तरीके से इनके बीच का समन्वय होता है? एडॉप्शन जो है वो एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है जी। इसका मतलब इसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों की इक्वल भूमिका है एडॉप्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो कारा नोडल एजेंसी की तरह, नेशनल बॉडी की तरह इस
को रेगुलेट करती है और मॉनिटर करती है। यही काम स्टेट्स में जो हैं वो सारास करते हैं, स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि एडॉप्शन की प्रक्रिया के लिए काम करते हैं, जैसे कि चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़, DCPUs, सास एक्सेट्रा जो मैंने मेंशन किए, ये सारे सारा के सुपरविजन में काम करते हैं। और कारा और सारा के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत तरह से होता है। जैसे हम लोग उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स करते हैं, हम उनको सर्कुलर्स इशू करते हैं, कुछ नए चेंजेस होते हैं रूल्स या रेगुलेशंस में, उसके बारे में उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और समय समय पर हम उनके साथ वर्कशॉप्स करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी आपने बात की सिंगल पेरेंट की कि अडॉप्ट कर सकते हैं, बट कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर हम बात करें स्पेशल नीड अगर कोई है, तो क्या वो भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं? उसके क्या क्राइटेरिया हैं? जी, इंडिया में दोनों सिंगल पेरेंट्स, सिंगल पर्सन्स और स्पेशल नीड्स पर्सन्स, दोनों ही प्रकार के लोग एडॉप्शन कर सकते हैं। बस अगर वो उनको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में लिखा गया है वो सबके लिए इक्वल है। अच्छा, ओके। या तो एक सवाल यहाँ पर ये है कि हम एडॉप्शन की बात कर रहे हैं, तो गोद लेने की जो प्रोसेस होता है उसमें कितना वक्त लगता है? और कई लोग ये कहते हैं कि गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी होती है, बहुत ज़्यादा जो है जटिल होती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कॉमन क्रिटिसिज्म है कारा का कि जो एडॉप्शन की प्रक्रिया है उसमें बहुत समय लगता है। समय समय पर हम ये लोगों से सुनते भी हैं या न्यूज़ में भी देखते हैं कि ये एक कॉमन कंप्लेंट है। लेकिन अगर हमारे आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो जितने भी हमने प्रोसेसेस इनकॉर्पोरेट किए हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं एडॉप्शन की, वो बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गए हैं। तो हम लोग एक बार जब बच्चा अपने घर में चला जाता है एडॉप्ट होके, तो उसके बाद पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप के अलावा हमारे पास कोई ख़ास मैकेनिज़्म होता नहीं है पता करने के लिए कि घर के अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए हम लोग बच्चों को एडॉप्शन में देने से पहले ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर लेते हैं, पूरी तरह से खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ ये सूटेबल पेरेंट्स हैं, अगर बच्चा इनको एडॉप्शन में दिया जाएगा तो उसका भली भांति पालन पोषण होगा। तो अगर आप नॉर्मली 3 to 3.5 years लगते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, लेकिन ये जो वेटिंग पीरियड है ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, 0 to 2 कैटेगरी में। इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है छोटे बच्चों की, 2 साल तक के बच्चों को लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय लग जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं और बच्चे जो हैं इस कैटेगरी में जैसे ही आते हैं हमारे पूल में उसमें निकल जाते हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें कारा बच्चों के अधिकारों को और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाती है? प्राइमरीली 2 तरह के, अगर हम प्रोटोकॉल्स को देखें तो 2 तरह के प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं। पहला तो है सूटेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। जी, सूटेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स मींस जो परिवार है जिसमें बच्चे जा रहे हैं वो सूटेबल परिवार है कि नहीं, वो उनकी देखभाल करने में सक्षम है कि नहीं, क्या उनकी फाइनेंशियल मींस, उनकी फ़िज़िकल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, सोशल कैपेसिटी इतनी है कि नहीं कि वो बच्चों की देखभाल करें। तो सूटेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स जो है वो होम स्टडी रिपोर्ट्स के द्वारा किया जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो जो बच्चे एडॉप्शन में जाते हैं वो क्या एडॉप्टेबल हैं या नहीं, जैसे कि उनको लीगली फ्री जब तक नहीं किया जाता है बच्चों को CWC के एक प्रोसेस के माध्यम से, तब तक वो बच्चे एडॉप्शन पूल में नहीं जाते हैं। अगर हम ये आप मुझसे पूछें लीगली फ्री का क्या मतलब है, कौन से बच्चे एडॉप्टेबल, तो बच्चे वही एडॉप्टेबल हैं जिनका कोई नहीं है। जी, ओके। तो ये हम इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई अबंडन बच्चा हमको कहीं मिलता है तो हम चेक करते हैं कि इसके पेरेंट्स कहीं ऐसा तो नहीं कहीं खो गया हो, मिस हो गया हो, ढूंढ तो नहीं रहा है, तो हम उसके रेस्टोरेशन एफर्ट्स करते हैं, उसे फैमिली से रीयूनाइट करने की कोशिश करते हैं, इश्तेहार देते हैं न्यूज़पेपर्स में और पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। जब सब तरफ से ये हो जाता है कि इस बच्चे को कोई क्लेम नहीं कर रहा है, तभी हम उसे लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन डिक्लेयर करते हैं और तभी वो बच्चा एडॉप्शन पूल में आता है। नहीं, ये इसलिए किया जाता है कि ऐसा ना हो कि आज बच्चा एडॉप्शन के लिए चला जाए, कल को उसके पेरेंट्स आके कहें कि ये तो हमारा बच्चा था और आपने कोई कोशिश नहीं की। तो दोनों पेरेंट्स के लिए ये फिर मुश्किल हो जाएगी। तो उसको फ्री, हम लोग लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन करते हैं, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, उसके बाद ही बच्चा एडॉप्शन पूल में जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें सरकार की या फिर कारा द्वारा एडॉप्शन की प्रक्रिया को या इसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या किसी तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं? जी हाँ,
रेगुलरली हम लोग जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर के थ्रू अपने कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में बातचीत करते हैं, हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, पैप्स की मीट्स करते हैं अलग अलग शहरों में जाके, जहाँ पे हम इसके बारे में बताते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं न्यूज़पेपर्स में, इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। लेकिन नवंबर का जो मंथ है वो हम खास एक एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें पूरे देश में लगातार इस तरह के अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स किए जाते हैं और एडॉप्शन की कानूनी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में बातचीत की जाती है। ओके। तो अगर हम, आपने जैसे बात की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की या पोर्टल की बात की जहाँ पे एप्लीकेशन, और यहाँ पे क्या ट्रैकिंग का भी कोई सिस्टम होता है कि हम ट्रैक भी कर सकते हैं इसमें? जी हाँ, हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है मिशन वात्सल्य का पोर्टल है, उसके अंदर एक केयरिंग्स का प्लेटफॉर्म है, उस पर पूरी तरह से डिजिटल ट्रैकिंग होती है। जैसे कि जो पैप है, जब वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद वो देख सकते हैं कि उनकी सीनियरिटी लिस्ट क्या है, वो पोर्टल पर ही देख सकते हैं खुद रजिस्ट्रेशन से लॉगिन करके, कितने बच्चे अवेलेबल हैं, अगर उन्हें कोई स्पेशल नीड्स बच्चा अडॉप्ट करना है, उन बच्चों की विजिबिलिटी उनके पोर्टल पर रहती है जी। और इमीडिएट प्लेसमेंट के बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट्स बच्चों की देख सकते हैं, तो पैप के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो काम करते हैं एडॉप्शन प्रोसेस पर, उसमें वो देख सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, उनको स्क्रूटनाइज करके पेरेंट्स को अप्रूव करके डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। मैम सवाल ये है कि प्रोसेस की बात हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, अगर मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ या मैं सिंगल हूँ और मैंने शादी नहीं की और मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए जो अथॉरिटी है वो क्या चीज़ें देखती है कि वो बच्चा इनके साथ रह सकता है या हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं? हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए सेम है जी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी देखते हैं, उनके घर में जाके देखते हैं कि क्या उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है जिससे कि अगर बच्चा सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट अडॉप्ट करें तो क्या उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से वो देखभाल कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी सिंगल मदर हैं जो जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, घर में कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, या उनके पेरेंट्स अगर उनके साथ रहते हैं तो हम मान के चलेंगे कि हाँ अगर जब ये ट्रैवल भी कर रही हैं या वर्क भी कर रही हैं तो घर में बच्चे को देखने के लिए। एक सवाल और उठता है यहाँ पे कि अगर कोई ऐसा पेरेंट है जिनके बच्चे ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं और अब्रॉड शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अब क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं है उनका और वो चाहते हैं कि वो बच्चे को अडॉप्ट करें, तो क्या उनके लिए पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। हम लोगों के पास अदर देन एडॉप्शन एक फॉस्टर केयर का मॉड्यूल भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें आप जो पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चों को ज़रूरी नहीं कि अडॉप्ट ही करें, वो सिर्फ जो बड़े बच्चे हैं उनको 6 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको घर ला सकते हैं फॉस्टर केयर के माध्यम से। और बच्चों को जितने साल चाहे जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रख सकते हैं, उन्हें परिवार का सुख दे सकते हैं। और बाद में अगर 2 साल के बाद उन्हें लगता है कि वो इसी बच्चे को अडॉप्ट भी करना चाहते हैं तो अडॉप्ट भी कर सकते हैं। एक एज लिमिट है 115 इयर्स की, जिससे कि ऐसा ना हो कि बहुत ओल्ड पेरेंट्स यंग बच्चों को अडॉप्ट कर लें और बाद में बच्चा फिर अकेला रह जाए, तो वो उतना प्रिकॉशन एक एज लिमिट का लिया गया है। तो अगर हम जनरली बात करते हैं अडॉप्शन की, तो क्या उसमें भी कोई एज का क्राइटेरिया है? हाँ। क्या रहता है? बेसिकली मेन जो हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा है और जो पेरेंट है उनके बीच में 25 इयर्स का डिफरेंस होना चाहिए। ये इसलिए मान के चलते हैं कि वो सक्षम हो एक बच्चे की देखभाल करने के लिए। तो जो भी पेरेंट की एज प्रेफरेंस है बच्चों की, जैसे वो बड़े बच्चे को लेना चाहते हैं तो +25 कर दीजिए। कंबाइंड एज जो है पेरेंट्स की वो 115 इयर्स ली गई है। तो मैम आपसे हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आपसे के थ्रू कि जो लोग बच्चों को अपनाना चाहते हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जो लोग बच्चों को अपनाना चाहते हैं उनके लिए मेरा संदेश यही है कि आप कारा के पास आइए। बहुत तरह के जो हैं लोग टाउट्स हैं, वो ये कहते हैं बाहर हॉस्पिटल्स के बाहर घूमते रहते हैं या IVF सेंटर्स के बाहर घूमते रहते हैं कि हम आपको कहीं बच्चा दिलवा देंगे, बच्चों की खरीद फरोख्त करते हैं। उन सब चक्करों में ना पड़ें। कारा एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, पूरी तरह से न्यायिक तरह से अडॉप्शन की प्रक्रिया को पूरा करती है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल भी है। वो ना केवल इंश्योर करती है कि बच्चों की सही परिवार में वो जाएं, बल्कि पेरेंट्स जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वो भी किसी तरह की मुश्किल में आगे ना पड़ें। ऐसा ना हो कि उन्हें बच्चों से हाथ धोना पड़े क्योंकि उन्होंने एक इलीगल तरह से अडॉप्शन किया था। तो दोनों ही बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो न्यायिक तरह से कारा के थ्रू आके अडॉप्शन करें। हम
इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करते हैं, हम सतर्क की जांच करते हैं और इसे एथिकल एडॉप्शन को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। जी हाँ दर्शकों, कारा यानी कि सेंटर एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी लगातार ये सुनिश्चित करता है कि गोद लिए गए जो बच्चे हैं उन्हें प्यार, देखभाल और उनका भविष्य जो है वो हमेशा सुनिश्चित रहे। और इसी विषय पर हमारे साथ यहाँ पर जानकारी साझा कर रही थी भावना सक्सेना, MSNCO कारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये सब जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।